तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम सीरीज बाय सीरीज पढ़ेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, इनके बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं को समझने से पहले कुछ टर्मों को आपको जाननी होगी। तो दोस्तों, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी परिवर्तनों को देखे होंगे। जैसे दूध से दही का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, चावल से भात का बनना, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि परिवर्तनों को आपने देखा होगा। तो दोस्तों, इन सभी में कौन सा परिवर्तन होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों, समझिए कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, फिजिकल चेंज ये क्या है। तो दोस्तों, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, पदार्थों का हुआ अस्थायी परिवर्तन, जिसमें किसी नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों, आपको कहा गया है कि पानी से बर्फ का बनना, मोमबत्ती का पिघलना, स्प्रिंग का खींचना, चीनी घोलकर शरबत बनाना। तो दोस्तों, समझिए कि अगर स्प्रिंग का खींचना, अगर स्प्रिंग को हम मान लिया जाए कि स्प्रिंग इतना बड़ा है, इसको अगर हम खींचेंगे तो एक नया पदार्थ तो बन गया। अब पुनः अगर हम छोड़ देंगे तो पुनः इस अवस्था में अर्थात अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, एक बात और समझिए कि जैसे पानी से बर्फ का बनना, पानी से समझिए कि पानी है, पानी से बन गया बर्फ, बर्फ बन गया, पानी से बर्फ बन गया, एक नया पदार्थ तो बन गया। अब पुनः हम इसे साधारण भौतिक विधि से पुनः मूल अवस्था को प्राप्त या कर सकता है। देखिए, अगर बर्फ को पुनः हम गर्म करेंगे तो क्या पानी नहीं बन जाएगा? तो पानी बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। समझिए दोस्तों, एक लाइन में सिंपल सी भाषा में, अगर कोई मूल पदार्थ दूसरे पदार्थ में चला गया, दूसरे पदार्थों में चला गया और दूसरे पदार्थों को हम किसी भी साधारण भौतिक विधि से पुनः मूल अवस्था, यदि उसे मूल अवस्था प्राप्त हो जाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कहेगा कि पानी से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है, तो आप बोलिएगा कि भौतिक परिवर्तन है। चीनी घोलकर शरबत बनाना, देखिए दोस्तों, चीनी और शरबत का घोल तो बन गया। यदि चीनी और घोल के शरबत को यदि हम गर्म करेंगे तो जो वाटर होगा वो वाष्प द्वारा उड़ जाएगा और जो चीनी होगा वो बर्तन की पेंदी में रह जाएगा। तो चीनी तो प्राप्त हो ही गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भौतिक परिवर्तन पढ़ लिए होंगे और समझ लिए। अब देखिए, दूसरा टर्म है रासायनिक परिवर्तन। ये कहता है पदार्थों का वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थों का निर्माण होता है तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था अर्थात जिस अवस्था में था उस अवस्था में पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप देखिए दोस्तों, दही से यदि हम कह दिए कि दूध से दही का बनना, देखिए दोस्तों, दूध से तो दही बन गया। बताइए कि हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा दही को दूध में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मोमबत्ती का जलना,
समझिए, मोमबत्ती जो जल गया है वो जला हुआ पुनः क्या मोमबत्ती बन सकता है? नहीं बन सकता है। लकड़ी का जलना, लकड़ी जो जल गया है, क्या जला हुआ लकड़ी पुनः लकड़ी बन सकता है? नहीं बन सकता है। किरासिन तेल का जलना, जो किरासिन तेल जल गया है पुनः जला हुआ तेल तो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ लिए होंगे। ठीक है दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं को दोस्तों पहले हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एग्जाम्पल से ही परिभाषा निकलती है। सबसे पहले अगर आप एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ गए हैं तो समझिए कि उस टॉपिक का आपको परिभाषा भी चला आया। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्तों देखिए, एक नया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हम गर्म किए तो एक नया पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। ठीक है, जो एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। अब पुनः कहा जाए कि देखिए C+O2 अर्थात कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यहाँ देखिए एक पदार्थ स्वयं से अभिक्रिया करके दो नए पदार्थों का निर्माण किया, जबकि यहाँ देखिए दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थों का निर्माण किया। इस तरह से आप देख लीजिए। तो अगर आप परिभाषा बोला जाए इसका तो क्या कहिएगा? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ ठीक है संयोग का मतलब हुआ जुटना। ठीक है, संयोग कर एक नए और भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। देखिए भिन्न है कि नहीं, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए कि हम तीर चिन्ह जो है, एरो का चिन्ह जो है, तीर चिन्ह के बाएं ओर अभिकारक होते हैं, जबकि तीर चिन्ह के दाएं ओर उत्पाद होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? ये सभी कहलाएगा आपका अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक, रिएक्टेंट अभिकारक कहलाएंगे। जबकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये तो कहलाएगा आपका अभिकारक। तो ये जो सब बना गया, ये बन गया, ये आपका कहलाएगा क्या? उत्पाद, प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रियाएं समझ गए होंगे। एक बात समझिएगा, नोट में लिखा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम साधारण भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता है, उलट नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी भी भौतिक विधि से हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पुनः हम कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है दोस्तों, एक और नोट आप याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज फिर मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया तो समझा दिया हूं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या होती है। दोस्तों इसका विशेषताएं निम्नलिखित होती है, अर्थात 5 प्रकार का विशेषता होती है। सबसे पहले गैस की उत्पत्ति होगी, दूसरा अवक्षेप का निर्माण होगा, तीसरा रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है, चौथा ताप में परिवर्तन होगा, पांचवा अवस्था में परिवर्तन होगा। इन परिवर्तनों को हम बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि पहला है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी गैस उत्पन्न होती है। देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कभी कभी गैस की उत्पत्ति होती है। दोस्तों समझिए कि जब सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तब सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। दोस्तों यह एरो का चिन्ह यह इंगित करता है कि गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है, देख लीजिए। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा है अवक्षेप का निर्माण। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में विलयन से जो ठोस पदार्थ होगा वह अलग हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप का निर्माण हुआ है। देखिए जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। दोस्तों एक बात समझिए कि अवक्षेप का अर्थ होता है ठोस पदार्थ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि यह कोई क्रिस्टल है, इसमें जो है सॉल्यूशन है, इसमें विलयन है, इस विलयन में ठोस पदार्थ जो है नीचे पेंदी में वह क्या होगा, बैठा रहेगा। इस तरह से ये क्या हुआ, ये सफेद अवक्षेप है, किसका, BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप अर्थात इस तरह का यह इंगित करेगा, इस तरह का इंगित होगा, अर्थात बेरियम सल्फेट यह एक ठोस पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा विशेषता है रंग में परिवर्तन। ये कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटासियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला KMnO4 होता है, के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा नींबू का रस डाल देने पर जो बैंगनी रंग होगा वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। अर्थात इससे हमको मालूम चल गया कि पदार्थों के रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा क्या था, रंग में परिवर्तन, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। चौथा है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। कहता है कि यदि कली चूना जिसका फॉर्मूला CaO होता है, कली चूना में जल डाल देने पर, ठीक है, जल डाल देने पर इसका विलयन धीरे धीरे गर्म हो जाता है, अर्थात उष्मा बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे हमको मालूम चल गया कि इससे क्या होती है, हीट भी उत्पन्न होती है, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। तो दोस्तों अब मैं रासायनिक अभिक्रिया की 5वीं विशेषता अवस्था में परिवर्तन देखेंगे। ये कहता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती को आप जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाइएगा तो उसका कुछ भाग गैस बन करके उड़ जाएगा और कुछ भाग हीट के कारण अर्थात गर्मी के कारण उसका कुछ मोम जो होता है वह पिघल करके नीचे गिर जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थों के अवस्था में भी परिवर्तन होता है।
तो दोस्तों मैंने आज भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं को पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे हैं। तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।